नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रामीण विकास नामक चैप्टर के ऊपर कि ग्रामीण विकास क्या है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कि ग्रामीण विकास या ग्रामीण परिवेश संबंधित प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं आगामी लेखपाल परीक्षा में, या मैं बात करूं कि कहाँ से सिलेबस आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि आए दिन हम मार्केट में देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश की जो पुस्तकें हैं उनका अभाव है मार्केट में खासा। तो उन सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले समझना हमारे लिए आवश्यक ये है कि ग्रामीण परिवेश होता क्या है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत क्या क्या आता है और ग्रामीण परिवेश को सुधार संबंधित विषय हमारे पास क्या आवश्यक हैं। तो वो सारी एक आवश्यक चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। कौन कौन सी योजनाएं अभी वर्तमान में क्रियान्वित हो रही हैं, मोटा मोटा हम उनको भी देख लेंगे। उसके अलावा मैं आपको पूरा सिलेबस बता दूंगा कि क्या क्या आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है और कहाँ कहाँ से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सारी चीज़ें आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रामीण विकास क्या है उस पहल से लेकर के। तो देखिए, ग्रामीण विकास का मैं अगर अर्थ बात करूं तो ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों तक आर्थिक सुधार और बड़ा सामाजिक बदलाव है। यानी कि लोगों के अंदर एक तो आर्थिक डेवलपमेंट करना है, लोग पैसे के दृष्टिकोण से मजबूत हों, और दूसरा सामाजिक बदलाव यानी कि समाज में सुधार होना चाहिए। यानी कि किसी भी व्यक्ति के अगर समाज में सुधार नहीं होगा तो वह पिछली मानसिकताओं से ग्रसित रहेगा, और जब विकास नहीं हो पाएगा तो वो समाज बराबर के समाज में बैठने का अधिकारी भी नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए बात कही गई है कि ग्रामीण विकास का मूल अर्थ है कि आर्थिक सुधार हो और सामाजिक सुधार दोनों होने चाहिए। तो ये होता है ग्रामीण विकास की मुख्य परिभाषा। अगर मैं बात करूं ग्रामीण विकास कार्यक्रम में, तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम में लोगों का बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं में विकेंद्रीकरण, भूमि सुधार से बेहतर तरीके, ऋण आसान उपलब्धि करा करके लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये ग्रामीण स्तर की कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लोगों की अगर भागीदारी में वृद्धि हो, लोगों तक जानकारियाँ ज़्यादातर पहुँचे, योजनाएं ज़्यादा सीधे सीधे लाभ मिल सके, भूमि को सुधार किया जा सके, ऋण आसानी से मिल सके किसानी करने के लिए। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट जल्दी आ जाएगा, ग्रामीण विकास संभवतः जल्दी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्रारंभ में विकास के लिए मुख्य रूप से कृषि, उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर ध्यान दिया गया था। ये बात स्वीकारती है सरकार कि प्रारंभ में कृषि, उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर बल दिया गया। बाद में यह समझने पर त्वरित विकास केवल तभी संभव है जब सरकारी प्रयासों के साथ साथ पर्याप्त रूप से जमीनों स्तरों पर भी सुधार किया और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भागीदारी भी हो। यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी तभी हो सकती है जब लोगों के अंदर माइंडसेट बदलेगा, जब लोगों का विकार बदलेगा, लोगों के अंदर से जो चीज़ें हैं, जो प्राचीन संस्कृतियों से या ये कुरीतियाँ हैं उन्हें ढो रहे हैं, जब तक वो नहीं बदलेंगे तब तक ना ये कृषि संभव हो पाएगी, ना उद्योग संभव हो पाएगा, ना संचार संभव हो पाएगा, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य। शिक्षा का अभाव तो आज भी ग्रामीण स्तर में बहुत बड़ा है, स्वास्थ्य का अभाव तो आज भी बड़ा स्तर से है, संचार तो अभी सभी जानते ही हैं। हालांकि सरकार खासा काम कर रही है इन योजनाओं के ऊपर, लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पर बदलाव होना बहुत आवश्यक है। आगे देखते हैं, ग्रामीण विकास द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैंने बताया मैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट मेजर योजनाओं की डिस्कस करूंगा। जैसे क्या है, रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये जो रूरल आपका एम्प्लॉयमेंट एक्ट आया तो ये आता है 2005 में, और इसी के तहत मनरेगा जैसी योजना आपके सामने आती है। तो मनरेगा आपसे पूछ सकता है कि मनरेगा किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो मनरेगा आप बताइएगा 2006 में एक योजना प्रारंभ करी गई, जिसमें क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को रोजगार देने की बात कही जाती है। देखो एक चीज़ आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी टोटल रोजगार प्रतिशत में से लगभग 24% लोगों को मनरेगा के तहत नियुक्त किया है। अर्थात कहने का मेरा मतलब ये हुआ, लगभग 18.5 लाख लोगों से ज़्यादा आसपास लोगों को मनरेगा के तहत काम दे रखा है छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो एक खासी अच्छी बात है कि मनरेगा के तहत लोगों तक काम मिल रहा है। दूसरी योजना है स्वरोजगार व कौशल विकास के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो यह मिशन प्रारंभ किया गया था, अगर मैं बात करूं तो 2011 में कौशल विकास नामक जो मिशन आया कि लोगों तक जो ग्रामीण स्तर में उनका कौशल विकास किया जा सके, उनकी दक्षता लाई जा सके, तो इसलिए लागू किया गया था। तीसरी अगर मैं देखता हूं तो गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले परिवारों को आवास देने के लिए इंदिरा आवास योजना। तो ये देखिए, ये अगर मैं बात करूं तो 1985-86 की योजना है। इंदिरा सरकार के द्वारा ये पहल प्रारंभ की गई थी 1985-86 में, इंदिरा गांधी आवास योजना। तो ये बात हमें इतनी बात याद रखना है कि ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम देखते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये अटल सरकार का बहुत बेहतरीन काम था। तो आज अब देखते हैं रूरल क्षेत्रों में जो सड़कें बनी हुई हैं एक पट्टी सिंगल पट्टी की, तो ये अटल सरकार की देन थी। तो आप याद रखिएगा, ये योजना प्रारंभ करी गई वर्ष 2000 में।
वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई। अगला देख रहे हैं आप, सामाजिक पेंशन के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम यानी कि NSAP। ये योजना जो थी, नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम जो थी, ये प्रारंभ होती है 1995 में, 1995 में। बेसिकली अगर आप देखते हैं, जो विधवा पेंशन मिलती है, विडो जो पेंशन मिलती है, और डिसेबल पर्सन जो विकलांग पेंशन मिलती है, वो सारे काम इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत, तो 1995 के तहत इससे शुरू किया गया। आगे देख लेते हैं, आदर्श ग्रामों के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो ये प्रारंभ की गई थी 2014 में। 2014 में आप सब ने देखा होगा कि प्रत्येक सांसद को बीजेपी सरकार ने निर्देश दिया था कि आप सब एक गांव को गोद लीजिएगा और कुछ समय बाद वही जाकर के आगे 3 या 4 या जिस तरीके से गांव हैंडल हो सके, सरकार निर्देश देगी उस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने शुरुआत में जयापुर नामक गाँव गोद लिया था बनारस का। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे और भी हैं, जैसे कि आपका ये लिखा हुआ है ग्रामीण विकास केंद्रों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, तो ये हाल ही का है। इसके अलावा मंत्रालय के पास ग्रामीण पदाधिकारियों की क्षमता के विकास, सूचना, शिक्षा और संचार और निगरानी व मूल्यांकन के लिए भी योजनाएं हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं बोलता हूँ लगभग 100+ योजनाएं हैं, और किसी दिन इस पर वीडियो बना दूंगा स्पेशल कि कौन सी रूरल क्षेत्रों पर योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। लेकिन आपसे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाली बात है, वो लगभग यहाँ पे जो 6 योजनाएं लिखी हुई हैं, 6-7, आप इनके बारे में जरूर मूल्यांकन कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के सिलेबस के ऊपर, जो आप लोग आपसे आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा घर करके बैठा हुआ है कि कितना कहाँ से पढ़ा जाए और कितना कहाँ से पूछा जा गया है पिछले पेपर में अपेक्षाकृत। तो मैं आज मोटा मोटा डिस्कस करता हूँ। आई होप आप लिख लीजिएगा साथ साथ, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मैं एक एक चीज़ को डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले शुरुआत आप करिएगा ग्रामीण परिवेश में। राजस्व के अंतर्गत जो वैकेंसी अभी आई है, तो राजस्व के अंतर्गत है। राजस्व में ग्रामीण विकास का जो सिलेबस पिछली में देखा गया तो 25 का रहा है। ठीक है, और चकबंदी में वही सिलेबस रहा है 40 का। तो चकबंदी में बात करूं तो वो रहा है 40 का। तो दोनों चीज़ें समझ में आई, 25 और 40 का। तो चकबंदी लेखपाल में 40 का अपेक्षाकृत रहता है और राजस्व में 25 का अपेक्षाकृत रहता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रासंगिक सिलेबस संबंधित विषयों का। तो ग्रामीण विकास आपको पढ़ना पड़ेगा भारतीय संदर्भ में। ग्रामीण विकास साथ साथ लिखते चलिएगा, ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में। भारतीय संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में इसलिए बोल रहा हूं, भारतीय संदर्भ में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको सभ्यता से लेकर के, यानी कि हड़प्पा काल से लेकर के आधुनिक काल तक जितने भी कृषि में बदलाव हुए हैं, चाहे वो कृषि पर लगने वाला टैक्स हो, चाहे कृषि पर लगने वाली योजनाएं हो, चाहे वो अनुदानित भूमि हो, ठीक है ना, जिस तरीके से आप गुप्त काल में पढ़ते हैं सीता भूमि, इसी तरीके से जो भी योजनाएं जो चलाई गई हैं उनके बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद क्या रखना है, पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं से आपका खासा चीजें तैयार हो जाएंगी, क्योंकि योजनाओं में कृषि संबंधित विषयों पर खासे बदलाव किए गए हैं, तो वो चीजें भी आपको पंचवर्षीय योजनाओं से मिल जाएंगी। यानी दो चीजें तो ये हो गई, एक तो ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में पंचवर्षीय योजनाएं, और दूसरी चीज मैं बताता हूँ फसलोत्पादन, यानी कि फसल के उत्पादन संबंधित विषय की सूची। अब फसल उत्पादन में आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, एक तो फसल के में जो जो रोग लग जाते हैं वो, और उनके उपचार, और दूसरी चीज़ जितनी भी फसल होते हैं या फसलोत्पादन होते हैं उनकी जाहिर सी बात है अलग अलग भिन्न भिन्न प्रजातियाँ होती हैं। ठीक है, तो उनकी प्रजातियों के भी अध्ययन रखिएगा कि किस तरीके से बीज का रोपण होता है, उनकी किस तरीके से कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं। आप सबके एग्जाम में खूब पूछी जाती है, अमरूद की फसल कौन सी है, कुसुम किसकी फसल है, बहुत सारे नाम है ब्ला ब्ला। तो वो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा कि फसलों के अलग अलग रोग और उनके उपचार, प्रजातियों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। भू राजस्व प्रणाली आपसे पूछी जाती है, प्रणाली में क्या क्या आ जाता है, भू राजस्व प्रणाली आपसे आ जाती है, पूछी जाती है, उसमें प्रणाली में क्या क्या आता है। इस प्रणाली में आपसे पूछी जाती है कि जो प्रणालियाँ चल रही थी, जैसे टॉमस मुनरो ने क्या लागू किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसी तरीके से तमाम व्यवस्थाएं थीं जो कह सकते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल में भू राजस्व संबंधित चलती थीं। समझ रहे हैं बात को, भू राजस्व प्रणाली को चलती थी। और इसी तरीके से कृषि व सिंचाई की तकनीकी वर्तमान में बड़ा बदलाव हुआ है, ड्रिपिंग सिंचाई, नहरों की सिंचाई, और जो तकनीकी संबंधित है सिंचाई के, उसके बारे में आप याद रखिएगा, आपसे यहाँ से पूछा जाता है खूब प्रश्न। उसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो मिट्टियों के प्रकार, जलोढ़ मिट्टी, बलुआ मिट्टी, चीका मिट्टी, काली मिट्टी, इस तरीके से मिट्टियों के प्रकार भी आपको याद रखना है। मिट्टी के प्रकार ये भी आपके सिलेबस में है, मिट्टी के प्रकार। अन्य में बात करूं
तो जो आपके ग्रामीण परिवेश में आपको पढ़ना पड़ेगा किस तरीके से शिक्षा में सुधार हुआ है, किस तरीके में स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, ग्रामीण में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो ये आपका ग्रामीण परिवेश है। इसके अतिरिक्त मैं और बात करूं तो कृषि के प्रकार आप सभी जानते हैं, ये कौन कौन सी फसलें होती हैं कृषि प्रकार में। जायद हो गया, रबी हो गया, खरीफ हो गई, उनमें से जो फसलों के नाम आते हैं वो याद करिएगा। सरकारी योजनाएं आप याद रखिएगा। भूमापन की प्रणाली, जो भूमापन की प्रणालियां हैं, गज हैं, बीघा है, बिसुआ है, तो ये भूमापन प्रणाली की भी आप बात याद रखिएगा कि कौन कौन सी संबंधित विषय आते हैं। इसके अलावा वन प्रणाली का मतलब ये कि वन क्षेत्र क्या व्यवस्था है देश में। मैंने वन प्रणाली क्लास में हालांकि डिस्कस कर ली थी, अगर आप जितने लोग अगर ईमानदारी से आपके पास होंगी तो आप पढ़ सकते हैं कि वन नीति मैंने अभी पढ़ाई थी क्लास में ही, तो वन नीति क्या है, वन नीति के बारे में आप डिस्कस कर लीजिएगा जरूर रूप से। दूसरी चीज़, ग्रामीण विकास के ऊपर जितनी भी संस्थाएं हैं जैसे कि मनरेगा है, जितनी भी कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट जैसी चीज़ें करती हैं वो आपको इम्पॉर्टेंट है। कृषि भूमि के दस्तावेज आपको याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से कृषि भूमि में दस्तावेज लगते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, खसरा है, खतौनी है, ये ग्रामीण परिवेश में होते हैं। पशु संबंधी जो कल्याण की योजनाएं चल रही हैं वो आपको याद रखनी है, पशु कल्याण की योजनाएं, ठीक है, ये जो वर्तमान में संचालित हैं। दूसरी चीज आपको एक बात और याद रखना है जो सबसे अहम है आपके लिए, पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था से लगभग पिछली बार 13 प्रश्न पूछे गए थे चकबंदी लेखपाल में, तो ये बात याद रखिएगा, पंचायती राज हमारे लिए बड़ा अहम किरदार निभाता है। किस अनुसूची में आता है, किस भाग में आता है, अभी हाल ही में पंचायती राज दिवस मनाया गया है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना पड़ेगा, आपको इम्पॉर्टेंट आपके लिए हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं, आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 9 हैं, हालांकि मैं डिस्कस अलग अलग चीज़ों पे करता हूँ। कृषि जलवायु क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं वो, ठीक है। पशु कल्याण संबंधित प्रजातियाँ कितनी कितनी पशुओं की होती हैं, मुरैना भैंस, बहुत सारी भैंसें भी तो आती हैं आप देखते हैं, उसी तरीके से गाय भी, तो ये सारी आपको याद रखना पड़ेगा। जमीन की किस्में, ग्रामीण संबंधित स्वास्थ्य योजनाएं, तो मैं एक बार और डिस्कस कर दे रहा हूँ कि कितने क्या क्या प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ ज़्यादा जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे पंचायती राज से लगभग पिछले वाले में पूछे गए थे 13 प्रश्न, मैंने अभी बताया, ठीक है, 13 प्रश्न। दूसरे में बात करता हूं कृषि व सिंचाई तकनीकी, कृषि व सिंचाई पर प्रश्न पूछे गए थे 10। मैं बात करूं अगर फसलोत्पादन यानी कि फसल की प्रजाति, फसल के रोग, गुणवत्ता, बीज उत्पादन या कह सकता हूं सुधार उन पर, तो फसलोत्पादन संबंधित प्रश्नों पर आए थे, फसलोत्पादन इसके लिए आए थे 10 प्रश्न, ठीक है, इसके लिए आए थे 10 प्रश्न। अब मैं बात करूं सरकारी, ये स्क्रीनशॉट ले लेना या लिखते चलना साथ साथ, क्योंकि संभवतः मैं लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको अपेक्षाकृत दिक्कत ना हो, और साथ साथ में अगर लिखने में सुविधा हो रही तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और मैं बताता हूं आपको, जैसे कि आपसे पूछा गया, ये तो ये व्यवस्था हो गई, उसके अलावा एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में उत्पाद संबंधित, मान लीजिएगा उत्तर प्रदेश में विशेष उत्पाद के जोन है, कुछ उद्योग हैं, उनके संबंधित प्रश्न, उत्तर प्रदेश के उद्योग से प्रश्न पूछे गए थे 13, ठीक है, 13 प्रश्न आए। उसके अलावा मैं बात करूं तो पंचवर्षीय योजनाओं से जो क्वेश्चन पूछे गए, पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न आए थे आपके 4। मृदा के प्रकार से प्रश्न बने थे, मृदा प्रकार से प्रश्न बने थे आपके लगभग 5, मृदा प्रकार से लगभग 5 प्रश्न बने थे। ग्रामीण जनगणना से 5 प्रश्न बने थे, मैं जल्दी काउंट किए दे रहा हूँ। सरकारी योजनाओं से लगभग आपके 20 प्रश्न बने थे, विभिन्न योजनाएं जो आपको जरूर याद करके रखना है। तो सरकारी योजनाओं से मैं मानता हूं सरकारी योजनाएं बच्चे याद कर लेते हैं, आपको दिक्कत आती है अन्य चीज़ों के ऊपर, तो 20 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। भूमापन के 5 प्रश्न आए थे, जो भूमि संबंधित में मैंने बताया आपको, गाटा, खसरा, खतौनी या बीघा, बिस्वांसी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। तो ये मोटे मोटे क्वेश्चन थे ग्रामीण परिवेश से, बाकी तो इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछे गए। ग्रामीण परिवेश से 3 क्वेश्चन थे, मृदा से 5 क्वेश्चन थे, फसल व कुटाई बुआई से 5 क्वेश्चन थे, तो वो बेसिक थे। मैंने ज़्यादा वाले कवर करने का प्रयास किया, जैसे पंचायती राज से 13 क्वेश्चन पूछे गए, कृषि और उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु और उद्योग संबंधित 13 प्रश्न थे, ठीक है, और लगभग जो फसलोत्पादन से उससे 10 प्रश्न पूछे गए, कृषि व सिंचाई तकनीक पर 10 प्रश्न पूछे गए,
और सरकारी योजनाओं पर 20 प्रश्न पूछे गए। तो आपको ये मोटे मोटे मैंने बता दिया है, आप लोगों को इतना याद कर लीजिएगा और आप लिख जरूर लीजिएगा जो मैंने जितना बताया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया है, बहुत जल्द मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा आपको यूट्यूब पर, जितना भी संभव हो पाएगा जल्द से जल्द, ठीक है। तो जो भी अगर समझ में नहीं आया इतने में से तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ लीजिएगा। फिलहाल वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।